नमस्कार मित्रों, आज कहानी का अंतिम भाग प्रस्तुत है। नीलाक्षी ने बताया, अभय ने कई लड़कियों को प्यार के नाम पर ठगा था। उसकी शादी तो बचपन से ही मंजरी से तय थी। फिर भी वह जो लड़की अच्छी लगती पटा लेता, कुछ दिन गुजार कर छोड़ देता। अमीर लड़कों के शौक ही ऐसे होते हैं अधिकतर। पर एक दिन उसने एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखा तो उस पर फिदा हो गया। उसने उसे जाल में फंसाने की कोशिश की, पर वह बेहद शरीफ पूजा पाठी लड़की थी। अभय ने फिर चाल चली, उसके परिवार से दोस्ती बढ़ाई, फिर उस लड़की को दोस्ती के लिए मना लिया। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। अभय उसके साथ अपनी हवस पूरी करना चाहता था, पर वह लड़की विवाह से पहले इसके लिए तैयार न थी। अभय ने इसका भी तोड़ निकाला, उसे गुपचुप शादी के लिए मना लिया। शादी के बाद लड़की कुछ दिन उसके साथ रही, फिर उसे उसके मायके छोड़ गया। पता चलने पर लड़की के परिवार ने अभय के परिवार से बात की, पर उन्होंने उसकी एक ना सुनी। उन्हें बेइज्जत कर हवेली से निकलवा दिया। पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। मरते हुए लड़की ने कसम खाई कि वह अभय की कभी शादी नहीं होने देंगी। वह उस लड़की को मार देगी जिससे वह शादी करेगा या संबंध बनाएगा। अभय को इससे कोई समस्या नहीं थी, पर बाद में उसे समझ आ गया कि वह कभी कोई संतान नहीं पा सकेगा। उसका कोई वारिस नहीं होगा, उसका यही दंड होगा। रागिनी ने पूछा, गलती अभय ने की तो सजा लड़कियों को क्यों? प्रेम का दस्तूर है मैडम, जिसे चाहो उसे मार नहीं सकते, लड़की ने तल्खी से कहा। तुमने कभी सोचा है, तुम्हें जयपुर आए साल हो गया, तुम्हारा परिचय सिर्फ हवेली वालों से ही क्यों है? हवेली के बाहर का तुम्हारा कोई दोस्त सहेली क्यों नहीं? क्यों तुम्हारी बुआ हमेशा तुम्हें अपनी निगरानी में रखती थी? क्यों सगाई में कोई बाहर वाला शामिल नहीं था? रागिनी जी, कान खोल कर सुन लो, तुम बहू नहीं बलि का बकरा हो, जिसे कुल गुरु के आदेशानुसार तैयार किया गया है। तुम्हारी शादी के बाद तुम मर जाओगी, उस आत्मा का बदला पूरा हो जाएगा, तब उस आत्मा को कैद किया जा सकेगा। फिर मंजरी से अभय की शादी हो जाएगी। दोनों परिवार अच्छे दोस्त हैं, फिर रिश्तेदार भी हो जाएंगे। नीलाक्षी ने रहस्य खोल दिया। तुम्हें इतना सब कैसे पता? तुम अभय को कैसे जानती हो? रागिनी ने पूछा। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? तुम मूर्ख हो क्या? मैं ही वो लड़की हूँ। मैंने ही अभय की वजह से जान दे दी थी। मैं यहीं अटक गई, मुझे मुक्ति नहीं मिली। मुझे अभय से बदला चाहिए। मैं उसे खुश नहीं रहने दूंगी। वो भुगतेगा अपना किया, नीलाक्षी ने जवाब दिया। अब रागिनी ने ध्यान दिया तो वह सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी, पर साड़ी कीमती और इतनी खूबसूरत थी कि उसे लग ही नहीं रहा था कि वह वास्तविक नहीं है। वह एक भूतनी से बात कर रही है, ये सोचकर वो डर गई। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम सच बोल रही हो? रागिनी ने मजबूत बनने का दिखावा करते हुए कहा। बिल्कुल है। अभय का मोबाइल चेक करो। दूसरी बात, अपनी सगाई की अंगूठी निकाल कर रख दो, तुम ठीक होने लगोगी, नीलाक्षी ने उत्तर दिया। वो अभी कुछ और बोलती कि तभी किसी के आने की आहट हुई तो देखा तो नर्स थी। रागिनी सोती बन गई, नर्स चली गई। फिर रागिनी ने नीलाक्षी को ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली, शायद चली गई थी। रागिनी ने सगाई की उस डायमंड रिंग को देखा, फिर उसे निकालकर तकिए के नीचे रख दिया। अब उसे सुबह का इंतजार था। सुबह हुई, बुआ जी और कैलाश आए। डॉक्टर ने उसकी तबीयत में सुधार बताया तो उन्हें तसल्ली हुई कुछ। फिर वो उन्हें अलग ले गया कुछ जरूरी बात करने। आने पर बुआ जी के चेहरे पर फिक्र के भाव दिखे, पर उन्होंने रागिनी से कुछ कहा नहीं। कुछ दिन वो अस्पताल में रही। अभय वापस आ चुका था। वह अपना ज़्यादातर समय उसके साथ ही बिताता। नीलाक्षी उसे दोबारा नहीं दिखी। उसके साथ कोई ना कोई रहता था, वो उसे अकेला नहीं छोड़ते थे। रागिनी गुमसुम रहने लगी थी, ज़्यादा किसी से बात ना करती, कटी कटी रहती, ज़्यादातर बिस्तर पर पड़ी रहती। अभय ने उसकी हालत देखकर माँ से शादी टालने को कहा, पर माँ ने कहा शादी उसी दिन होगी। रागिनी घुटती जा रही थी, वह किसी से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। एक दिन जब वह कांची के साथ छत पर गई तो कांची फल लेने नीचे चली गई, तभी नीलाक्षी वहां पर आ गई। उसने रागिनी की मदद के लिए हाथ बढ़ाया और कहा वो शादी से पहले वहां से निकालने में उसकी मदद करेगी। उसकी जगह किसी और को बिठा दिया जाएगा ताकि वह लड़की मरे, रागिनी नहीं। रागिनी मान गई। तभी किसी के आने की आहट सुन नीलाक्षी जल्दी से भागी तो उसकी साड़ी का पल्लू गुलाब के कांटों में उलझ गया। छुड़ाने की कोशिश में उसके हाथ में कांटे घुस गए और खून निकल आया। रागिनी ने सब देखा पर मौन रही, मानो उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा हो। नीलाक्षी पीछे के रास्ते नीचे चली गई। तभी अभय वहां आ गया। उसने रागिनी को कार में सैर कराने की बात कही तो वह मान गई। दोनों नीचे आए। कांची भी नीचे भागती हुई आई साथ चलने को। उसने कहा रागिनी की तबीयत खराब है तो वह साथ चलेगी उसकी देखभाल के लिए। अभय ने इनकार कर दिया। वह वहीं खड़ी रह गई। दोनों चले गए। काफी देर बाद आए तो रागिनी थकान की बात कह सोने चली गई।
कांची ने उसके खाना न खाने पर उसे गिलास दूध जबरदस्ती प्रेम पूर्वक पिलाया। रात भर रागिनी अजीब अजीब सपने देखती रहती। उसे नीलाक्षी बार बार दिखती, गायब हो जाती। सुबह वह उठी तो उसे बहुत कमजोरी थी। अभय को बताया तो उसने डॉक्टर को बुला लिया। कुछ चेकअप हुए, फिर वे दोनों वहां से चले गए। एक नर्स रख दी गई रागिनी के पास जो उसकी देखभाल करती थी। भबरी भी रागिनी के आसपास रहने लगी। शादी की तैयारियां चल रही थीं। जिस दिन पार्लर वालों को वहीं बुलाकर रागिनी को तैयार करवाया गया। फिर उसे शादी के लिए एक दूसरी जगह ले जाया गया जिसे विशेष रूप से सजाया गया था। उसे एक कमरे में बिठा दिया गया। कांची उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आई। रागिनी ने उससे टिश्यू पेपर लाने को कहा। जब तक वह लेकर आई, रागिनी वह कोल्ड ड्रिंक वहां रखे गमले में डाल चुकी थी। उसने टिश्यू पेपर से मुंह पोंछा और कहा, मेरा सिर चकरा रहा है। तभी वहां नीलाक्षी आ गई। उसके साथ एक दुल्हन भी थी जो बिल्कुल रागिनी के जैसे गहने कपड़े पहने हुए थी। उसने बड़ा सा घूंघट डाला हुआ था, चेहरा नजर नहीं आ रहा था। नीलाक्षी ने रागिनी को बोला, जल्दी चलो, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ दूंगी, तुम अपने घर चली जाना। ये लड़की कौन है? रागिनी ने पूछा। तो नीलाक्षी ने कोई उत्तर ना दिया। उसने रागिनी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगी। जाते जाते उसने कांची को बोला, सब काम होशियारी से करना। उसने हाँ में सिर हिलाया। वह रागिनी को पीछे के दरवाजे पर खड़े आदमी को सौंप कर वापस लौट आई और एक कमरे में छुप गई। अब उसे इंतजार था विवाह निर्विघ्न पूर्ण होने का। शादी का समय होने पर दुल्हन को बाहर बुलाया गया। कांची लेकर चली तभी बुआ जी और उनकी बेटी आ गई। उन्होंने कांची को बाहर मेहमानों को देखने को कहा और खुद दुल्हन को लाने की बात की। कांची डर रही थी कि शादी से पहले भांडा ना फूट जाए, पर कुछ ना हुआ। बड़े आराम से सारी रस्में हुई। सिंदूर, मंगलसूत्र सब पहनाया गया, पर कोई शोर शराबा न हुआ। कांची, नीलाक्षी और वहां मौजूद उनके साथी बहुत खुश थे कि घूंघट में छुपी दुल्हन को कोई पहचान नहीं पाया कि वह नकली है। निर्विघ्न शादी संपन्न हुई। दूल्हा दुल्हन सब बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे। तभी नीलाक्षी दौड़ती हुई आई और बोली, मेरे पैर भी छुओ। सबने उसे आश्चर्य से देखा। बुआ जी ने पूछा, तुम तो नीलाक्षी हो ना, मंजरी की बहन, तुम यहाँ कैसे? और हमारे बेटा बहू तुम्हारे पैर क्यों छुएंगे? नीलाक्षी हंसने लगी। उसके साथ कुछ और भी व्यक्ति आकर हंसने लगे, जिसमें उसके माता पिता भी शामिल थे, उनके कुछ रिश्तेदार भी। क्योंकि आपकी बहू की मैं बड़ी बहन हूँ, नीलाक्षी बोली। रागिनी की कोई बहन नहीं है, बुआ जी ने गुस्से से कहा। बाकी लोग कुछ ना समझ पा रहे थे। कभी नीलाक्षी को देखते, कभी बुआ जी को, कभी अभय और घूंघट में ठगी उसकी नई ब्याहता को। रागिनी की नहीं माँ जी, मैं मंजरी की बात कर रही हूँ। आपके बेटे के बगल में जो ये लड़की खड़ी है वो रागिनी नहीं, मंजरी है, मेरी बहन, नीलाक्षी ने विष बुझी आवाज में कहा। सबके सिर पर मानो आसमान गिर गया। ठाकुर साहब जो अब तक सब सुन रहे थे वो गुस्से से दहाड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम होश में तो हो? हमारी इज्जत से खेलना तुम्हें भारी पड़ेगा लड़की। नीलाक्षी हंसी। उसने कांची को इशारा किया। उसने जाकर दुल्हन का घूंघट उलट दिया। नीलाक्षी बोली, अच्छे से देख लो, हाथ कंगन को आरसी क्या? दुल्हन की शक्ल देख कांची के हाथ पैर डर से कांपने लगे। लोग कुछ देर तो देखते रहे, दुल्हन को फिर हंसने लगे। बुआ जी ने कहा, तुम देख लो अच्छे से, लगता है तुम्हारी आंखें खराब हैं। नीलाक्षी ने मुड़कर देखा तो पाया कि दुल्हन के बेस में रागिनी खड़ी थी। वह सन्न रह गई। तुम यहाँ, वो भी जिंदा? मैंने तो तुम्हारी मौत का इंतजाम किया था, तुम बच कैसे गई? उसने गुस्से से चीखते हुए कहा। मैं बताता हूँ, अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। जब रागिनी की तबीयत खराब आई तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब उसके मेडिकल टेस्ट से पता चला कि उसे कुछ ऐसी ड्रग्स दी जा रही थी जिससे उसे दृष्टिभ्रम होने लगे। उसका दिमाग झूठ को सच समझने लगे, जो नहीं भी है वह भी उसे नजर आने लगे। उसका खाना पीना छूट गया, वह कमजोर हो गई, तन और मन दोनों से। तब उसे तुमने भूत बनकर डराया, फर्जी कहानी सुनाई और उसके मन में हम सब के विरुद्ध जहर घोला, अभय ने बताया। हम सब तो पहले ही समझ चुके थे कि कोई है जो नहीं चाहता कि मेरी और रागिनी की शादी हो, तभी वो रागिनी को नुकसान पहुंचा रहा है और वह हमारे घर में भी पहुंच रखता है। तभी उसने रागिनी को वो ड्रग्स दी। रागिनी तक सिर्फ 2 ही सेवक पहुंच सकते थे, एक कांची, दूसरी भवरी बाई। हमने नजर रखी तो पता चला कि वह कांची है जो कभी दूध में कभी जूस में दवा मिलाती है। हमने रागिनी के गले में के पेंडेंट में कैमरा लगा दिया था, तो जो भी उसके साथ घटता हमें पता चल जाता। उसके कमरे में भी हमने कैमरे फिट किए, अभय ने बड़े आराम से बताया। पर आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? रागिनी ने नाराज होकर। तो अभय बोला, तुम ड्रग्स के असर में थी, समझ पाती या नहीं? अगर तुम घबरा कर कुछ उल्टा सीधा कर देती
तो इस सब के पीछे कौन है हम जान नहीं पाते। उस दिन छत पर मैंने नीलाक्षी को देख लिया था तुम्हारे साथ बात करते, तभी मैं छत पर गया था जिससे वह तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले गया था। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मुझ पर जरा सा भी विश्वास करती हो तो जो हो रहा है होने दो, बस सजग रहो और ये यकीन रखना कि कोई तुम्हारा बाल बीमा का नहीं कर पाएगा। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, तभी तो मैं रिलैक्स हो पाई थी और मैंने तुमसे नीलाक्षी और मंजरी के बारे में पूछा था। रागिनी ने स्वीकार किया। मैंने तुम्हें कहा था ना, सब फ्रॉड हैं, उनके बहकावे में मत आना, अभय ने कहा। अभय, तुम दोनों खुद ही बातें करते रहोगे या बाकी सबको भी बताओगे? अभय की माँ ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। सॉरी माम, उपस्थित सज्जनों और देवियों को मैं यह बताना चाहता हूँ कि मंजरी मुझे पसंद करती थी, वह शादी करना चाहती थी, परंतु उसके तौर तरीके मुझे पसंद नहीं थे, इसलिए मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया। फिर इसके बाद उसके घर वाले मेरे मॉम डैड पर दबाव डालने लगे। उन्होंने मेरी मर्जी जान के इनकार कर दिया तो उनके अहम को ठेस लग गई और इन्होंने कसम खा ली कि मेरी कहीं और शादी नहीं होने देंगे। इन्होंने हमारी बदनामी करनी शुरू कर दी, पर जब इन्हें पता चला कि मैं रागिनी से शादी कर रहा हूँ तो उनकी छाती पर सांप लौट गए और इन्होंने हमारे घर के 2 सेवक सेविकाओं को पैसे का लालच देकर बहका लिया, रागिनी को पागल बनाने की और फिर उसके किडनैप की कोशिश की ताकि मंजरी रागिनी का रूप लेकर मुझसे धोखे से शादी कर सके, अभय ने खुलासा किया। सारे उपस्थित लोग सन्न रह गए। ये सब जान के इतनी बड़ी साजिश, पर मंजरी कहाँ है? तुम लोगों ने क्या किया उसके साथ? मंजरी की माँ ने आगे बढ़कर पूछा। सब देख रहे थे कि नीलाक्षी हो या उसकी माँ। पछतावा उनके चेहरे पर कहीं दूर दूर तक न था। उसके पिता की निगाहें जरूर नीची थीं। वो वही है जहाँ उसे होना चाहिए, अभय के जीजाजी ने कहा, अर्थात पुलिस के पास। पुलिस? तुम लोगों ने उसे पुलिस में क्यों दिया? तो हमें हमारी और अपनी इज्जत का कोई डर नहीं है क्या? मामला आपस में ही सुलझा लेते, मंजरी की माँ ने अफसोस से कहा। पर आपने रागिनी को मंजरी से बदला कैसे? नीलाक्षी से गुल थी, सुलझ ही नहीं पा रही थी, इसलिए पूछ बैठी। हमें पहले से ही पता चल गया था कि कपड़ों और गहनों के 2 सेट तैयार करवाए गए हैं, एक रागिनी का जो हमने बनवाया, दूसरा फर्जी दुल्हन के लिए, मतलब दुल्हन बदलने का प्लान है। समझ में आते ही कड़ी नजर रखी। जब पिछले दरवाजे पर रागिनी को उस आदमी के पास छोड़ा तो हमने उस आदमी को अपने काबू में कर लिया। कांची को बाहर भेज के मंजरी को भी पकड़ लिया। रागिनी को माँ और दीदी स्वयं लेकर आई। फिर भी रस्मों के दौरान मैं खुद कई बार चेक करता रहा कि दुल्हन बदल तो नहीं गई, अभय ने बताया। तभी कैलाश के साथ कई पुलिस वाले आए। उन्होंने नीलाक्षी के साथ उसके सभी समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। महिला पुलिस जबर खींच कर ले गई नीलाक्षी को। कांची रो रो कर माफी मांगने लगी। उसने कहा वह पूर्ण से शादी करना चाहती थी, जो उसकी जाति का नहीं है। घर वाले तैयार नहीं होते, इसलिए भागकर शादी करने का निश्चय किया। नीलाक्षी ने मोटी रकम का लालच दिया तो वह मान गई। बुआ जी ने कहा, तुमने हमसे कहा होता तो हम पैसे तो हम भी दे देते, पर मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाया, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। एक सेवक जो सफाई का काम करता था, वह भी कांची के साथ इस सब में शामिल था। उसे भी पुलिस में दे दिया गया। शानदार पार्टी दी गई रिसेप्शन की। वफादार सेवकों को पुरस्कार मिले। रागिनी और अभय जीवन भर के लिए एक हो गए। मधु यामिनी की रात रागिनी चांद सी लाल जोड़े में सजी बैठी थी। तभी अभय ऑफ वाइट कुर्ते पजामे में आया। उसके गले पर सुंदर काम था। रागिनी ने उसे पहली बार कुर्ते और चूड़ीदार पजामे में देखा था। वह देखती रह गई। नज़र लगाने का इरादा है मैडम? अभय ने छेड़ा तो रानी सक पका गई। फिर बोली, एक बात पूछूं? जरूर पूछिए जी, अभय ने खुशगवार मूड में कहा। अगर नीलाक्षी अपनी साजिश में सफल हो जाती तो क्या होता? उसने झिझकते अभय से पूछा। तो क्या होता? यही होता कि मंजरी मेरा रेप कर रही होती और मैं बचाओ बचाओ चिल्ला रहा होता, और अफसोस कोई बचाने भी ना आता, अभय ने मस्करी करते हुए कहा। तो रागिनी ने एक तकिया उठाया और उसके पीछे गुस्से से भागने लगी। माँ देखो, तुम्हारी सीधी सादी बहू मुझे मार रही है, अभय ने जरा जोर से कहा। तो रागिनी ने घबरा कर तकिया छोड़ दिया और जल्दी से जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। अभय ने उसके पास जाकर कहा, आज यहाँ खड़े मत हो। रागिनी ने मुंह फुलाते हुए कहा, क्यों? अभय ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, तुम्हें देखकर चांद जल जाएगा। रागिनी शर्मा गई। उसने अभय के सीने में मुंह छुपा लिया। उसने भी उसका माथा चूमकर उसे गले लगा लिया। सब कुछ सुहाना हो गया था। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद मित्रों। अगर कहानी पसंद आती है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।